नमस्ते जी, स्वागत है आपका तेजस सिविल्स में। मेरा नाम है अमित। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो अलग अलग सेक्शंस थे वो जो पॉइंटर्स थे उनको तो हमने कवर कर लिया अपने पहले दो वीडियो में। अब अलग अलग सेक्शंस होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स करके अलग अलग सेक्शंस हैं, उनको हम कवर करेंगे। तो पहला सेक्शन मैंने चूज़ किया है इकोनॉमिक अफेयर, उसके बाद इंटरनेशनल एंड ऑल दोज थिंग्स, उसको कवर किया जाएगा। लाइकवाइज इस पूरे लेक्चर सीरीज़ में मैं एक चीज़ जो फोकस करने वाला हूँ अलग से, क्योंकि हमें थोड़ा समय मिल गया है, तो हमें जल्दीबाजी से कवर करने से ज़्यादा अच्छा होगा वन लाइनर फॉर्म में। हम ये देखेंगे कि क्या मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से जो दो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट हम पढ़ के जाते थे उससे ज़्यादा क्या पढ़ सकते हैं पर्टिकुलरली न्यूज़ में। एट द सेम टाइम ये पर्टिकुलर जो करंट अफेयर है वो कहाँ हमारे मेंस में हेल्प कर रहा है, कहाँ एक एग्जाम्पल ऐड ऑन हो जा रहा है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग है एनपीएस वात्सल के बारे में बात हो रही है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो है हमारी निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने लॉन्च किया, और ये स्कीम है पेंशन स्कीम है एक तरह से, जो बच्चों के लिए होगी, माइनर्स के लिए होगी। ठीक है, ध्यान देने वाली बात क्या है, कुछ कुछ एक मल्टीपल स्टेटमेंट अगर क्वेश्चन बने इस पर तो क्या क्या बन सकता है। ठीक है, अब क्या है कि जो एनपीएस वात्सल स्कीम है वो माइनर चिल्ड्रन के लिए होगी, है ना। और उनका कंट्रीब्यूशन जो होगा वो 18, उनके लिए जो कंट्रीब्यूशन होगा 18 साल जब तक वो नहीं होते तब तक होगा। उसके बाद जैसे ही वो 18 साल के होंगे उनके खुद के नाम पे वो अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। उससे पहले उनके नाम पे या फिर उनके जो जो केयर टेकर होंगे वो लोग उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये है कि 23 जुलाई को ये लॉन्च किया गया था यूनियन बजट के साथ। ठीक है, अब क्या कहते हैं देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है इसकी। तो ऑल माइनर सिटीजन्स है ना, जो हमने बात की अभी, एज बिलो 18 ईयर्स। नेक्स्ट है अकाउंट कैन बी ओपनड इन द नेम ऑफ माइनर, जो मैंने अभी बता चुका हूँ, ऑपरेटेड बाय पेरेंट्स और गार्जियन। ठीक, ध्यान देने वाली बात यह है कि सब्सक्राइबर्स टू मेक मिनिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ 1000 पर ईयर, तो एक साल में कम से कम 1000 रुपये डालने पड़ेंगे उसमें। ठीक है, अब ये एक तरह से स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो आप समझ लीजिए अलग अलग तरह की आती, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना थी, सुकन्या समृद्धि। ठीक है, तो इसमें क्या था कि ये जैसे ही 18 ईयर पे मैच्योर होने का गेम था, लेकिन ये पेंशन है तो ये 60 ईयर्स तक चलेगा। ठीक है, इस ध्यान देने वाली बात है। अब इसको जीएस के किस पेपर से, GS2 से जोड़ सकते हैं। उसमें आपको दिखेगा स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट इन द, मतलब अगर स्कीम्स और स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर द वनरेबल पॉपुलेशन, राइट। तो उसमें आप देख सकते हैं वनरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन में देख सकते हो कि ये वाला पार्ट कहीं ना कहीं एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐड कर सकते हो कि सोशल सिक्योरिटी के तौर पे ऐडेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो हर एक न्यूज़ को मैं कोशिश करूँगा कि किस तरह से होलिस्टिकली कवर किया जा सके। तो हो सकता है थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन अभी समय है तो फिर उसको होलिस्टिकली ही देखना ज़्यादा सही रहेगा, फिर दोबारा ना देखने आए। ठीक, नेक्स्ट है अष्टलक्ष्मी महोत्सव। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बात क्या है कि जो अष्टलक्ष्मी महोत्सव है वो जो 8 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट है उनके जो फेस्टिव ड्रॉ करते हैं उनसे इंस्पिरेशन लेके ये मनाया जाता है। तो क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि अष्टलक्ष्मी किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये 8 फॉर्म्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी है जो 8 अलग अलग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आ रही हैं। तो यहाँ पे पॉज करके आप 8 स्टेट्स को देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात की जा रही है। इसका फेज़ 4 लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री जी द्वारा, और इसका नाम दिया गया है, या फिर प्रपोजल जो आया था उसको बोला गया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4। और ड्यूरिंग ये किसका टाइम पीरियड क्या होने वाला है, 24-25 से FY 28-29। ठीक, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हो सकता है फेज़ 4 के बारे में ना पूछे, लेकिन यूपीपीसी का थोड़ा सा ये कह लीजिए कि हिस्टोरिक ऐसा रहा है कि पुराने स्कीम्स के बारे में पूछता है। तो ये जानना इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो कब लॉन्च हुई थी। तो 25 दिसंबर 2000 में लॉन्च हुई थी, इसके जो पहला जो फेज़ था। ठीक है, और थोड़ा सा अगर बात करें आउटले की, क्योंकि अगर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन तो कभी कभी आउटले आ जाता है, क्योंकि ये कह लीजिए एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट की, और जब बीजेपी आई है इस पर बहुत काम करती है। तो 70,125 करोड़ इसका आउटले है। नेक्स्ट है PM ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम की बात की जा रही है। ठीक, एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो हम जान जाएंगे तो हमें क्वेश्चंस करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब बात ये आती है कि पेपर 3 में मोबिलिटी के लिए, ठीक है, मोबिलिटी वाला जो पार्ट है या फिर अर्बन मोबिलिटी की बात होती है जो पेपर 1 में भी आता है अर्बनाइजेशन में, उसमें भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, कहीं से भी ये ऑड वन आउट नहीं लगेगा।
ठीक है। तो ये बात आती है कि पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम लॉन्च करेगी यूनियन कैबिनेट द्वारा। होगा क्या इसमें? स्कीम इज़ फॉर द प्रोक्योरमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ ई बसेस। तो ये कहीं ना कहीं से इन्वायरमेंट वाला पार्ट के लिए भी डील करता है, तो पेपर 3 भी आ गया, GS3 भी हमें हेल्प करेगा, ठीक है। दिस स्कीम इज विल सपोर्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ मोर देन 38,000 ई बसेस, ठीक है। और कब से कब तक? FY24-25 से लेकर FY28-29 तक, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात ही है, एक ये है कि ये डिप्लॉयमेंट इशू डील करेगा तो ये अमृत वाली स्कीम में भी आएगा, ठीक है। ये स्मार्ट सिटी वाले स्कीम में भी डील कर सकते हैं इसको आप पेपर 1 में, ठीक है। इसको अर्बनाइजेशन वाले पार्ट में भी डील कर सकते हैं और ओवरऑल पोल्यूशन कंट्रोल में भी डील कर सकते हैं, ठीक है। पोल्यूशन कंट्रोल में जो गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, ठीक है, उसमें डील कर सकते हैं। और SDG इम्प्लीमेंटेशन में गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है उसमें भी आप इसको डील कर सकते हैं, ठीक। अब बात आती है जो हमें जानना है ना, एक और चीज़ ऐड हुई है। हमने पॉइंटर्स में देखा था कि फेम जो स्कीम थी इनकी फ्लैगशिप स्कीम लॉन्च हुई थी कि जो ई व्हीकल्स थे उनको प्रमोशन का स्कीम था, उसको चेंज किया गया है। उसका नाम रख दिया गया है PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। तो इसको PM ई ड्राइव कर दिया गया है स्कीम, ठीक है। तो फॉर द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन द कंट्री, जो यही पहले फेम के नाम से चल रहा था और इसका आउटले रखा गया 10,900 करोड़, ठीक। आई होप आई एम क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट पे। फिर आता है 5 सक्सेसफुल ईयर ऑफ प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, ठीक। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, ठीक। हमें जानना जरूरी था कब लॉन्च हुआ था, है ना, आउटले कितना है, रीसेंट आउटले क्या है और मोटिव क्या है ना, ये चीज़ें ध्यान में रखनी जरूरी है। और इफ़ एनी कि क्या इसको मेन से हम जोड़ सकते हैं कि नहीं, आज के दिन में अगर हम पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। फिर आता है कि देख लेते हैं, चलिए डिटेल्स देखते हैं। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब लॉन्च हुई थी? 12 सितंबर 2019 में। अगर डेट नहीं याद हो तो कम से कम ईयर याद रखिएगा, ठीक है। अब किसके लिए थी? टू प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी टू ऑल लैंड होल्डिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री। अब इस ये वनरेबल सेक्शन में भी इनको ऐड कर सकते हो। GS पेपर 2 की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। और पेपर 3 में तो है ही है ना, कहीं ना कहीं। तो फिर आता अंडर द इनिशिएटिव एलिजिबल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स गिवन अ फिक्स्ड मंथली पेंशन ऑफ 3,000 आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ 60। तो ये 60 अटेन करने के बाद ही इनको 3,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की बात हो रही है। इसी के साथ आपका होमवर्क बन जाता है कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की स्ट्रेंथ कितनी है, कितने करोड़ हैं ऐसे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आती है कि कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो 18 से 40 तक के बीच में कंट्रीब्यूट करना और 55 से 200 तक की ये चलता है। तो 18 से 40 के बीच में ये आप ज्वाइन कर सकते हो इसको, ठीक है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें टॉप 3 स्टेट्स कौन परफॉर्मिंग है। तो बिहार फर्स्ट पे है, इसमें 3.4 लाख रजिस्ट्रेशन है। सेकंड पे झारखंड आता है जिस पे 2.5 लाख रजिस्ट्रेशन है। और इसी के लमसम यूपी में भी है, लेकिन यूपी थोड़ा सा मार्जिनली नीचे है और यूपी 2.5 ओवर 2.5 लाख के साथ तीसरे नंबर पे है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है पोषण माह न्यूट्रिशन वाले पार्ट पे आ जाएगा, ठीक है। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी वाली बात चली आएगी। तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है फूड सिक्योरिटी, है ना। आपको कुछ चमक रहा होगा, पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी है। जैसे पेपर 1 में है पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज के नाम से, ठीक। इसी तरह पेपर 2 में अलग नाम से है, लेकिन ये टॉपिक करीब करीब सेम है। तो GS1 और GS2 दोनों को कवर कर रहा है, ठीक है। तो कहीं भी मेंशन कर सकते हैं, है ना। इस चीज़ को देखते हैं डिटेल्स क्या है थोड़ी सी। तो ये 7th राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। अगर मल्टीपल क्वेश्चन आया तो, और ये धार डिस्ट्रिक्ट है MP में, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया, ठीक। और ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 से 30 सितंबर 2024 के बीच में इसको अलग अलग जगहों पे सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। एक मेजर नेशन वाइड प्लांटेशन ड्राइव भी चलाई गई। उसका नाम रखा गया एक पेड़ माँ के नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह का आप जब ऐसे लिखते हो वहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अब आप देखोगे कि ओवर द ईयर्स एनवायरनमेंट वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप ओवर द ईयर्स आप इसको देखेंगे कि जब इस तरह की स्कीम आती है या फिर कोई इनिशिएटिव होता है, उसको आप ऐसे में यूज़ कर सकते हो। और ऐसे में मैंने बताया भी था आपको कि वहाँ पे डबल टिक के साथ जितने भी इस तरह की चीज़ों का आप इनोवेटिव चीज़ें लाते हो वो रिकॉग्नाइज करते हैं, जो अभी कॉपी देखने के बाद मुझे मालूम चला था, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो टाटा ग्रुप ने अभी अनवील किया है अपना प्लान या फैसिलिटी कह लीजिए, 27,000 करोड़ वहाँ पे इन्वेस्ट की है आसाम में, हाँ। और वो जगह का नाम है आपका जागी रोड, ठीक है। जागी रोड
आसाम में, और ये क्या करेगा, पैकेज 15 बिलियन सेमीकंडक्टर चिप्स एनुअली, इसका प्रोडक्शन यूनिट का जो भी आपका कह लीजिए आउटपुट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात की जा रही है। अब इससे पहले ओपीएस हुआ करता था, उसके बाद एनपीएस आया, ओपीएस में ओल्ड पेंशन स्कीम, फिर आया न्यू पेंशन स्कीम, और फिर आया यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसमें दोनों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा मर्ज कर दिया गया है, यूपीएससी और एनपीएस के दो अलग अलग जो फीचर्स थे उनके। लॉन्च कब किया गया, कह लीजिए इसको जब पहली बार इंट्रोड्यूस कब किया गया, तो 24 अगस्त को इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन डेट है वो है 1 अप्रैल 2025। ठीक, ध्यान देने वाली बात क्या है कि एक बार किसी एम्प्लॉई ने अगर चूज़ कर लिया कि वो यूपीएस में जा रहा है, तो वो कहीं से भी वापस नहीं आ सकता, रिवर्स नहीं कर सकता अपने डिसीजन को। ठीक है, ध्यान देने वाली बात एक और चीज़ है, अगर मल्टीपल क्वेश्चन बन जाता है इस तरह से, ठीक है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हु हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 10 ईयर्स, तो कम से कम अपनी सर्विस में 10 साल कंप्लीट करना पड़ेगा कि आप एंजॉय कर पाएँ जो ये यूपीएस का फूड होगा। मतलब पेंशन इसके जो मिनिमल जो क्राइटेरिया है वो 10 साल की सर्विस मांगती है। एट द सेम टाइम 25 साल की मैक्सिमम सर्विस पे आपको मैक्सिमम अमाउंट मिलेगा, उसके नीचे लाइकवाइज प्रोपोर्शनेटली कम होता चला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान देने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि महाराष्ट्र पहला ऐसा स्टेट हो चुका है जो इंप्लीमेंट कर दिया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक, नेक्स्ट है ग्रीन टेक ट्रांजिशन प्रोग्राम बूस्टिंग ग्रीनिंग इन इंडिया। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है इसमें कि ये शिपिंग से रिलेटेड है टॉपिक, शिपिंग से यानी पेपर 3 हमें मालूम चल रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग माध्यम है। फिर से अगर कहीं बढ़ाना चाहे एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये क्योंकि इन्वायरमेंटल ग्रीन प्रोसेस या फिर एसडीजी इम्प्लीमेंटेशन ऑल दोज थिंग्स वहाँ पे एग्जाम्पल्स यूज़ कर सकते हैं, क्लिक करने की बात है बस। ठीक, तो ऑफिशियली लॉन्च एसओपी ग्रीन टेक ट्रांजिशन प्रोग्राम। ठीक है, जाने वाली बात यहाँ पे क्या है, फ्रॉम कन्वेंशनल फ्यूल बेस्ड हार्बर टग्स। टग्स क्या होता है, अब टग्स होते हैं ये स्मॉल हार्बर, स्मॉल कह लीजिए स्मॉल पावरफुल वेसल्स होते हैं ये। ठीक है, वेसल्स होते हैं जो बड़े शिपों को, जो बिग शिप्स होती हैं उनको मूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अभी ग्रीनर मोर सस्टेनेबल अल्टरनेटिव को लाया गया है, और ये किसके अंडर होने वाला है, पंचकर्म संकल्प के अंडर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो अप्रूव किए हैं 8 नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो कि पीपीपी मॉडल में होने वाले हैं। तो पीपीपी मॉडल जो है हमारा एक मेंस पेपर 3 में, जीएस पेपर 3 में एक आपका पॉइंट है, ध्यान देने वाली बात। ठीक, अब बात आती है कि टोटल कॉस्ट क्या है इसका, अलग इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट ऑफ न्यूली अप्रूव्ड 8 नेशनल हाई स्पीड रोड्स कॉरिडोर प्रोजेक्ट, इसका है 50,655 करोड़। ठीक, अब ये एक इसमें स्पेशल तरह का ट्रांसफ़र कह लीजिए कि पीपीपी मॉडल यूज़ किया जा रहा है, वो है बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफ़र। तो एक तरह से आप समझना कि टोल वाला गेम भी इसी पे चलता है ना, टोल वाला गेम भी इसी पे चलता है कि आप बिल्ड करो, उसको ऑपरेट करो, और जो अपना कॉस्ट निकल जाए आपका, क्योंकि पार्शियल गेम होता है, कुछ तो सरकार भी देती है इनिशियल कॉस्ट, फिर उसके बाद कुछ इनिशियल कॉस्ट वो खुद बियर करती है कंपनी, और वो इनिशियल कॉस्ट या फिर जो फाइनल कॉस्ट बियर करने में जो उसको खर्चा आएगा वो उसको ऑपरेट करेगी, जितने भी हाई स्पीड हाईवेज होने वाले हैं। ठीक है, उसको बाद उसको ट्रांसफ़र कर देगी सरकार को, और सरकार उसको देखेगी उसके बाद। ठीक, तो ये चीज़ जानने वाली बात है। अगर एग्जाम्पल हमें देना हो बीओटी का तो यहाँ से दे सकते हैं रीसेंट प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरी एंड एक्वाकल्चर 2024। तो FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूएन की बॉडी है, उसने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है, उसका नाम है स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरी एक्वाकल्चर 2024 को सोफिया भी कह रहे हैं 2024। ठीक है, फोकस क्या है रिपोर्ट का, ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्शन, इसका ये फोकस है, ध्यान देना आप लोग। ठीक, ये पूछ सकता है। ठीक है, अब जितनी भी हाइलाइट्स हैं इसकी, उनमें से जो मेजर पॉइंट्स हैं उनमें से हम चेक कर लेते हैं कि प्रीलिम्स के लिए हमारे क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आपको अगर ये पता हो कि फिशरी इकोनॉमी जो है या फिर प्रोडक्शन जो है, या फिर अगर स्टेपल डाइट की बात करें तो वो कौन कौन से एरिया है जहाँ ये स्टेपल डाइट हो, अगर आपको ये क्लियरली मालूम चल जाए तो आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि डिपेंडेंसी किन किन एरियाज़ में ज़्यादा है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा काम करने की बात है, क्योंकि अब देखो, अब मैं इस पर बताऊँ कि लोकेशन फैक्टर वाला एक पॉइंट है जियोग्राफी में, पेपर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, पेपर 1 मेंस। ठीक है, GS1 मेंस की बात कर रहा हूँ, उसमें ये चीज़ आती है फिशरी लोकेशन फैक्टर ऑफ फिशरी इंडस्ट्रीज़। ठीक, तो उसका अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये समझ में आएगा रीजनल जो मैं अभी फैक्ट्स बताने वाला हूँ। तो रीजन वाइज कहाँ पे प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, तो एशिया में सबसे ज़्यादा है, फिर यूरोप में है, फिर लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन में है। ठीक, कंट्री वाइज अगर बात करें तो चाइना है, फिर इंडिया है, उसके बाद इंडोनेशिया है।
ठीक है। अब कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। अब ट्रेड के बारे में अगर बात करें, ठीक, तो टॉप एक्सपोर्टर ऑफ एक्वेटिक एनिमल प्रोडक्ट्स, तो चाइना टॉप कर रहा है, फिर नॉर्वे आता है, फिर आता है टॉप इंपोर्टर्स कौन कौन से हैं, तो टॉप इंपोर्टर यूएसए है, फिर उसके बाद चाइना है। अब इंडिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। तो इंडिया क्या है, रैंक फर्स्ट इन इनलैंड फिशरी प्रोडक्शन विथ 1.9 मिलियन टन्स। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ओवरऑल नहीं है ना, फर्स्ट ओवरऑल नहीं है, टॉप इनलैंड फिशरी, और ये फर्स्ट टॉप लैंड इनलैंड फिशरी प्रोडक्शन में है, या ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। प्रोडक्शन की अगर बात करें तो वो चाइना है कंट्री वाइज, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। अब आरबीआई ने रिसेंटली 2 चीज़ें लॉन्च की हैं। जीसैक ऐप लॉन्च किया है, प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है। तो जीसैक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पोर्टल ऐप है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ट्रेड करने के लिए ऐप है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इसमें ये है वो प्रवाह के बारे में। तो प्रवाह का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन पोर्टल, ठीक है। अब इसका काम क्या है, तो ये काम क्या करेगा, तो इज अ सिक्योर एंड सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड पोर्टल दैट एम्स टू ईज द प्रोसेस ऑफ सीकिंग ऑथराइजेशन लाइसेंस एंड रेगुलेटरी अप्रूवल। तो कोई भी एंटिटी या फिर इंडिविजुअल कोई इस तरह का काम करना चाह रहा है जब जहाँ पे उसको रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए, लाइसेंस चाहिए या फिर ऑथराइजेशन चाहिए, तो वो प्रवाह पोर्टल के थ्रू अप्लाई करेगा और उसको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब अलग अलग चीज़ें तो लॉन्च हुई हैं, लेकिन इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है कि एमटेक रिपोजिटरी भी बनाई है आरबीआई ने। तो अगर एमटेक रिपोजिटरी की बात की जाए किसने बनाया है, तो आरबीआई ने बनाया है, ठीक है। तो इसका काम क्या है कि जो ये रेगुलेटरी एंटिटीज़ हैं, जैसे कि बैंक्स हो गई, एनबीएफसी हो गई, जब वो काम करेंगी इनको हेल्प करेगा जो एडॉप्टेशन है, जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे एआई एमएल हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, इन सब चीज़ों में जब वो ट्रांजिशन करेंगे और एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को इनकलकेट करेंगे अपने सिस्टम में या फिर ट्रांजिशन करेंगे, तो वहाँ पे आरबीआई हेल्प करेगा इस एमटेक रिपोजिटरी के थ्रू, ठीक। नेक्स्ट वन इज सीडीपी सुरक्षा, ठीक। तो ये क्या चीज़ है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च न्यू प्लेटफॉर्म, ये एक नया प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है सीडीपी सुरक्षा। क्या चीज़ करेगी ये, तो ये फैसिलिटेट करने वाली डिस्बर्समेंट ऑफ सब्सिडीज़ टू हॉर्टिकल्चर फार्मर्स, ठीक है। बस इतना जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि ये हेल्प करेगा डिस्बर्समेंट ऑफ सब्सिडी टू हॉर्टिकल्चर फार्मर्स, ठीक। तो अगर एक चीज़ आती है, देखिए हॉर्टिकल्चर का एक टॉपिक है और यूपीएससी ने भी बहुत बार पूछा हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा बहुत अच्छा एक सेक्टर है ये जो हेल्प करता है फार्मर्स को ट्रेडिशनल फार्मिंग से मूव आउट करने में। वहाँ अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ हॉर्टिकल्चर इज़ हेल्पिंग फार्मर्स एंड व्हाट आर द रीसेंट स्कीम्स और स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, वहाँ पे आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जीएस पेपर 3 में वो आपका हॉर्टिकल्चर वाले पार्ट में ये आ जाएगा, ठीक। और इसमें एक तरह से ये भी हो जाएगा कि डबलिंग द मतलब फार्मर्स इनकम में भी ये हेल्प कर सकता है आपको हेल्प करने में, क्योंकि आप ऑल्टरनेटिव फार्मिंग की यूज़ कर बात करोगे, उसमें हॉर्टिकल्चर का मेंशन करोगे और फिर यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो सीडीपी सुरक्षा के बारे में, ठीक। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत टैक्स 2024। भारत टैक्स 2024 क्या है, तो ये एक यूनिफाइड फॉर्म ऑफ फैशन फोकस्ड जो कि कंक्लूड हुआ है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में, ठीक। और ये इनॉग्रेट किया गया था पीएम मोदी जी द्वारा 26 फरवरी को, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत टैक्स, ठीक। थीम क्या रखा गया इसका, तो सेलिब्रेटिंग इंडियाज़ टेक्सटाइल हेरिटेज एंड ग्लोबल लीडरशिप, ये इसका थीम है, तो ये जाना जरूरी हो गया है। एक और चीज़ बहुत नोटेबल है कि ये भारत टैक्स 2024 है वो इंस्पायर्ड हुआ था 5F विजन ऑफ पीएम ऑफ इंडिया मोदी जी, ठीक। अब 5F तो लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन ठीक है ना, जो लिखा है वही पढ़ते हैं। तो 5F एनकम्पासेस फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, ठीक। इस चीज़ को आप अपने नोट्स में रख लो नोट करके, क्योंकि जहाँ पे से भी ट्रेड से रिलेटेड बात आएगी, ठीक है, जहाँ से भी रिलेटेड आईआर वाला पार्ट आएगा, जहाँ से भी टेक्सटाइल वाला पार्ट आएगा, ठीक है, जहाँ से भी एमएसएमई वाला पार्ट आएगा, मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वहाँ पे इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो स्मॉल ब्रैकेट बना के, ठीक है, बहुत ही अच्छे मार्क्स फेच करोगे आप। नेक्स्ट है हाईलाइट, देखते हैं क्या है। तो ये भारत टैक्स नॉर्मल चीज़ नहीं है, पहली बात तो ये क्या है, 4 ईयर यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम प्रोजेक्ट है, ये यूएनईपी का प्रोजेक्ट है दैट टारगेट्स टू एक्सेलरेट द ट्रांजिशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर टूवर्ड्स सर्कुलरिटी, ठीक है, एक सर्कुलर इकोनॉमी बनाने में हेल्प करेगा इसको। अब क्या है, भारत टैक्स पूछ सकता है कि यार वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित है
या फिर कह लो कि यूएन का कोई प्रोजेक्ट हेल्प कर रहा है इसको, या फिर कह लो कोई नेशनल डेवलपमेंट बैंक इसको हेल्प कर रहा है। इस तरह की कोई भी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें आ सकती हैं, या आईएमएफ द्वारा वित्त पोषित है, इस तरह का। तो आपको ध्यान देना है कि भारत टेक्स्ट यूएनईपी का प्रोजेक्ट है 4 साल का, ठीक है, वो हेल्प कर रहा है इंडिया को, और ये चीज़ फिर से आपको हेल्प करेगी अगर ये एग्जाम्पल आप कोट करते हो अपने मेंस के एग्जाम्पल में, ठीक। नेक्स्ट वन इज अटल सेतु के बारे में बात हुई है तो 12 जनवरी 2024 को पीएम साहब ने इनॉग्रेट किया अटल बिहारी वाजपेयी सिवरी नहवा सेवा अटल सेतु, ठीक है, जिसका टोटल कॉस्ट था 17,840 करोड़, और ये नवी मुंबई में बना। ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये इसका जो विजन था वो लाइन था मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक की लाइन पे, ठीक है, और फिर इसको बनाया गया और इसका नाम रखा गया अटल सेतु, जो अभी रिसेंटली चेंज कर दिया गया है अटल सेतु के नाम से। फाउंडेशन रखा गया था दिसंबर 2016 में, ठीक। लेंथ जाननी जरूरी आती है, जो कुछ फैक्चुअल चीज़ें जो पूछी जाती हैं वो है लेंथ, वो है 21.8 किलोमीटर, 6 लेन ब्रिज है ये, ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें से 16.5 किलोमीटर ही आपका सी के ऊपर है, बाकी 5.5 किलोमीटर्स लैंड के ऊपर है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात एक और है कि इट इज़ द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया, ठीक है, और ऑल्सो द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया, दोनों चीज़ें। तो कंफ्यूज करने की कोई ऑप्शन बचता नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना, ठीक। इसको लॉन्च किया गया था 22 जनवरी 2024 को, प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था इसको। और इसमें क्या होने वाला है कि 1 करोड़ जो हाउस होल्ड हैं वो रूफ टॉप सोलर एनर्जी रिसीव करेंगे या फिर उनको मिलेगा, ठीक है। इससे क्या हेल्प उनको मिलेगी कि वो एंटाइटल हो जाएंगे 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ, ठीक। अब उससे क्या होगा कि 18,000 एनुअली उनको पैसा सेव करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब एक और पॉइंट ध्यान देने वाली बात है, प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना एड्स ऑन टू ऑनगोइंग रूफ टॉप सोलराइजेशन प्रोग्राम रनिंग फॉर एटलीस्ट अ डिकेड नाउ। इस पे ही नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं कि अबाउट 40% ऑफ 40 गीगावाट ऑफ द गवर्नमेंट्स इनिशियल टारगेट ऑफ सेटिंग 100 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी बाय 2024 वाज मेंट टू बी थ्रू सोलर टॉप। अब यानी 100 गीगावाट का जो टारगेट बना रखा था गवर्नमेंट ने, जो अपना टारगेट था कि 2022 तक अचीव कर लेना है, उसमें से पहले भी टारगेट जो था 40% का, यानी 40 गीगावाट का, वो ये था कि रूफ टॉप सोलराइजेशन के थ्रू हमको अचीव करना है, ठीक। लेकिन आज के दिन में अगर देखा जाए कि 2023 के एंड तक कंट्रीज टोटल सोलर कैपेसिटी स्टूड एट 73.3 गीगावाट, यानी पीछे चल रहे हैं। और उसमें भी जो ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सिस्टम है वो कंप्राइज करता है 11 गीगावाट, यानी हार्डली 15%, यानी हम लोग टारगेट से पीछे चल रहे हैं अभी, ठीक है। इस पे मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ कि एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी कह लीजिए इकोनॉमी के बारे में, एनर्जी कैपेसिटी के बारे में क्वेश्चन आ चुके हैं यूपीएससी में भी और यूपी पीसीएस में भी। तो आपका काम बनता है कि सोलराइजेशन या फिर रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड या फिर कोल एनर्जी से रिलेटेड क्या क्या कह लीजिए डेटा हैं, जो मैंने एक पीडीएफ में शेयर भी किया हुआ है ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, उसको एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिए। प्रीलिम्स से भी आ जाता है कि किसका कह लीजिए कि जो आपका हाईएस्ट से लोएस्ट जो होता है उसका जो कैटेगराइजेशन है और जो डेटा उसको जानना जरूरी है, ठीक। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेशनल प्रोग्राम ऑन आंगनवाड़ी कम क्रेच, इसका नाम है पालना, ठीक। अब ये पालना जो स्कीम थी वो लॉन्च की गई कहाँ पे, विज्ञान भवन दिल्ली में लॉन्च की गई है। एक एसओपी लॉन्च किया गया, और एसओपी लॉन्च किया किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर हम हाईलाइट देखने की बात करें तो मगर जो जानने वाली चीज़ है उसका एम क्या है, तो क्रेच इज़ टू, उसका आंगनवाड़ी कम क्रेच इज़ टू मीट द डिमांड ऑफ द क्वालिटी चाइल्ड केयर फैसिलिटी एंड इनेबल वुमेन टू अचीव एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द वर्कफोर्स। तो पेपर जीएस पेपर 1 में एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एक टॉपिक है, एक कह लीजिए सिलेबस का पॉइंट है, वहाँ पे इसको आप कोड कर सकते हैं एज अ स्कीम, जहाँ पे कह सकते हो कि आप वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वुमेन का, वो रिलेटिवली इम्प्रूव हुआ है वो, या फिर रिलेटिवली घट रहा है, या फिर अर्बन और रूरल का इशू है वो। वन ऑफ द मेजर इशू यही रहता है कि जो उनके यंगर वंस हैं या फिर चाइल्ड केयर जो फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं होती है। तो इस तरह की स्कीम हेल्प करेगी। तो ये इनिशिएटिव आप कोट कर सकते हो कि रीसेंट इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट, जब वे फॉरवर्ड या फिर जस्ट कंक्लूड करने वाले होते हो स्कीम्स या फिर इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, वहाँ आप कोट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज एमएसएमई मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है 3 सब स्कीम्स, और किसके अंडर में है, वो रैम्प स्कीम के अंदर, रैम्प प्रोग्राम के अंडर में है।
यहाँ से जो जानने वाली बात है कि रैम्प अगर प्रोग्राम के बारे में आता है तो डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग या फिर इस तरह की सिंगल लाइन स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है कि वो एमएसएमई से जुड़ा हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम जब आपको आएगा एमएसएमई क्वेश्चन, हर साल आते हैं एमएसएमई पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर 3 में कि किस तरह से वो इकोनॉमिक ट्रांजिशन में या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप इन सारे जो स्कीम्स हैं उनका नाम मेंशन कर सकते हो, एमएसएमई गिफ्ट स्कीम, एमएसएमई स्पाइस स्कीम और ओआरडी जो ओडीआर फॉर डिले पेमेंट। ठीक, ये तीनों के तीनों को आप मेंशन कर सकते हो, ये आप नोट कर सकते हो अपने नोट्स में, अपने जो मेंस का नोट्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है 11th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट। ठीक, अब टूरिज्म मार्ट कब ऑर्गेनाइज किया गया? ये 21 से 23 नवंबर 2023 की बात हो रही है, और इस साल नवंबर, अगले महीने नवंबर है, तो वो भी आ गया, 1 साल कंप्लीट हो गया। पढ़ते रहिए, इस साल एक और ऐड हो जाएगा, एक और थीम आ जाएगी। तो ये कहाँ हुआ? शिलोंग मेघालय में हुआ। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट होता है वो घूम फिर के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ही ऑर्गेनाइज कराया जाता है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट इज़ एन एनुअल इवेंट हेल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन वन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑन रोटेशन बेसिस। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो 8 जो स्टेट्स हैं उन्हीं में घूम फिर के इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। अब आपको अगर क्वेश्चन आता है, देखिए मैं तरीका बता रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन आता है अब मॉडर्न वे में या फिर इस तरह से कि जो टूरिज़्म है इंडस्ट्री में रिसेंटली क्या स्टेप्स लिए गए हैं या फिर क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए, तो आप ये सारी चीज़ें कोट कर सकते हो कि मिशन लाइफ को इनकलकेट करना है। तो मिशन लाइफ क्या था? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, और ये एक नज करने का तरीका है कि अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाइए जिससे आप एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प कर सकें। ठीक, उसके साथ साथ ये भी ध्यान दिया जा रहा है कि इस तरह का जो भी टूरिज्म मार्ट, इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, एनुअल इवेंट कराया जाएगा, देयर विल बी नो यूज़ ऑफ SUP यानी सिंगल यूज़ प्लास्टिक और नहीं होगा, और डिजिटल पेपरलेस रूट विल बी फॉलोड एज वेल एज अ ट्रीज प्लांटेशन ड्राइव विल बी अंडरटेकन। तो इस तरह की चीज़ें, इनोवेटिव स्टेप्स आप प्रपोज कर सकते हो जब आप ऐसे लिखते हो या फिर आंसर जिस तरह की चीज़ें आती हैं कि यहाँ पे केस स्टडी लिख के कि इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट में ये स्टेप्स लिए गए थे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं नेशनल टूरिज्म बोर्ड के बारे में है। ज़्यादा कुछ जानने वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो फैक्ट आ जाता है प्रोडक्शन डेटा में मालूम चल गया टर्मरिक के बारे में, वो देख लेते हैं कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। ठीक, ध्यान देने वाली बात क्या है कि ओवर 75% ऑफ ग्लोबल टर्मरिक प्रोडक्शन इंडिया में होता है। ठीक, अब एक और चीज़ जान लेते हैं कि इंडिया में जो स्टेट वाइज प्रोडक्शन डेटा क्या है। तो स्टेट वाइज महाराष्ट्र टॉप पे है, सेकंड पे तेलंगाना है, थर्ड पे कर्नाटका है, फोर्थ पे तमिलनाडु है। यानी डेक्कन से साउथ वाले जो स्टेट्स हैं वहाँ पे ही मेजरली टर्मरिक का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक, अब देखते हैं यशोभूमि के बारे में। तो यशोभूमि जो है वो इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर है इंडिया का। इसका फेज़ 1 कंप्लीट हुआ है रिसेंटली और इनाग्रेट हुआ है, माफ़ कीजिएगा, 17 सितंबर 2023 को इसको इनाग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर जी ने। और यशोभूमि कहाँ लोकेटेड है? दिल्ली द्वारका में लोकेटेड है। यशोभूमि विल बी अमॉन्ग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइस क्या होता है? मीटिंग इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन फैसिलिटीज़ यहाँ प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, यशोभूमि लोकेटेड है दिल्ली में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात आ रही है और ये एनुअल रिपोर्ट आ रखी है 22-23 की। पहली बात जानना है ज़रूरी है कि कौन निकालता है इसको। जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस निकालता है, ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है। ठीक, कई बार क्या होता है कि ये क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं ना रिसेंटली, अगर मान लीजिए मैं कहूँ आपसे, और ये पूछा हुआ है कि यूपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक, अब आती है बात कि इस तरह के क्वेश्चन यूपीपीसीएस में नहीं आते, तो क्या होता है ना कि थोड़ा सा अगर लेवल को ऊपर नीचे करना है तो जो इजी लेवल के क्वेश्चन है या फिर मीडियम लेवल क्वेश्चन है यूपीएससी के, वही कॉपी करके यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चंस को। ठीक, चलिए बात आते हैं कि फाइंडिंग्स क्या है इसकी। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात की जा रही है और ये किस पे देखा जाता है? तो 15 साल के ऊपर के लोगों पे ये देखा जाता है। और अगर पिछले 1 साल की बात की जाए तो जुलाई 2023 से जुलाई 2024 के बीच में तो 7.1% रहा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक, अगर हम मेल और फीमेल की सेपरेटली बात करें, 78.8 मेल का है, 41.7 फीमेल का है। ठीक, अब एक चीज़ और बात है कि हमें अगर फैक्ट की बात करें, है ना, अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, अगर मेंस वाले पार्ट की बात करते हैं, GS 3 में मेंस वाला पार्ट है और प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है कि ओवरऑल
लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है घटा है उसके बारे में। तो 60.1% के साथ पिछले एक साल में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है। ठीक, दूसरी बात आती है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, अगर आप फीमेल की बात करें, ये पेपर 1 की बात चली आती है, मेंस पेपर 1 की, और ये पेपर GS3 की बात कर रहा था मैं। तो यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी हो जाता है कि पिछले एक साल में 37% से लेकर बढ़कर 41.7% हो चुका है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। ठीक, तो ये दो चीज़ें हैं जो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अगर हम प्रीलिम्स के नज़रिए से भी देखें और मेंस के नज़रिए से भी देखें। फिर आता है वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो। ठीक है, ये भी 15 साल के ऊपर के लोगों पे देखा जाता है, पिछले एक साल का डेटा है, और ये इस समय 58.2% है। ओवरऑल की अगर बात करें तो ओवरऑल इंक्रीज़ हुआ है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इंक्रीज़ हुआ है, 56% से बढ़कर 58% हो गया है। तो प्रीवियस ईयर से बढ़कर ये भी प्रेजेंट ईयर है। ठीक है, प्रीवियस ईयर से बढ़कर। दूसरा देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर रहे हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट फिर से बात की जा रही है कि वही 15 साल से ऊपर और पिछले एक साल का डेटा है। तो इस समय दोनों मेल फीमेल मिला के 3.2% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, कैबिनेट अप्रूव की है मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP इसको कहते हैं खरीफ क्रॉप के लिए। ठीक, और ये 2023-2024 सीजन की बात की जा रही है, मार्केटिंग सीजन की बात की जा रही है। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछ चुका गया है, MSP कौन अप्रूव करता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन अप्रूव करता है? तो ये अप्रूव करती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, CCEA। ध्यान दीजिएगा कौन हेड करता है इसको, जब मीटिंग होती है तो PM साहब हेड करते हैं। नेक्स्ट है, MSP कितनी रखी गई है इस बार? पैडी जो कॉमन क्रॉप है, ठीक है, तो 2300 रखी गई है पर क्विंटल। हाईएस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज फॉर निगर सीट है ना, इसको मिल रहा है कितना, 8770 रुपये मिल रहे हैं। ठीक, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो किसको ध्यान में रख के MSP को बढ़ाया गया है। तो अनाउंसमेंट ऑफ फिक्सिंग MSP एट लेवल ऑफ एटलीस्ट 1.5 टाइम्स ऑफ ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इस चीज़ पर ध्यान रखते हुए MSP को बढ़ाया गया है। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें निकाल के आ रही है जो हमारे सामने, वो ये है, एज पर थर्ड एडवांस एस्टिमेट ऑफ 24-25 टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन कंट्रीज एस्टिमेटेड एट 32,888.6 लाख मेट्रिक टन। LMT ये याद रखिएगा, लाख मेट्रिक टन, और ये 3288.6 है। तो ये कभी कभी पूछ देता है, इस तरह के फैक्ट्स पूछ देते हैं यूपीपीसीएस में, ध्यान देने वाली बात ये है। तो पैडी कॉमन की हमने बात की थी, उसमें ध्यान दीजिएगा। अब यही चीज़ हम चले आए हैं किसमें, रबी क्रॉप्स में 24-25 के लिए। ठीक, तो इसमें वीट का प्राइस कितना है, 2125 है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। और सबसे ज़्यादा अगर रबी की बात करें क्रॉप में, तो 6000 मिल रहा है किसके लिए, 6000 माफ़ कीजिएगा, 6425 इसका है और 2275 इसका है ना, 24-25 सीजन की बात हो रही है। ठीक, तो ये दोनों के दोनों आपको दिख रहे होंगे इंक्रीज हो रखे हैं। ठीक है, इंक्रीज कितना, 150, यहाँ पे 425। नेक्स्ट आते हैं, इंडियाज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इन 23-24। ठीक, इंपॉर्टेंट दो जगह से है, वो मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एट द सेम टाइम मेंस वाला पर्सपेक्टिव भी थोड़ा हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक, इस तरह का डेटा हमारे सामने थोड़े बहुत रहते हैं, तो कम से कम प्रिपरेशन हमारी अप टू डेट रहती है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं कि इंडियाज एक्सपोर्ट इन 23-24 एक्सपीरियंस पॉजिटिव एक्सपोर्ट ग्रोथ टू 115 आउट ऑफ 228 कंट्रीज। तो 115 कंट्रीज में हमारा जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो पॉजिटिव के साइड मूव कर रहा है। ठीक है, और मेजर गेन्स कहाँ देखे गए हैं, USA के मार्केट में, UAE के मार्केट में, चाइना में और UK में। ठीक, अब बात आती है एज पर रिपोर्ट्स, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 3% डिक्लाइन देखा गया है। ठीक, सर्विस एक्सपोर्ट क्या है, सर्च किया है फिर से एज इट इज़, जो एज यूजुअल रहा है हमेशा। ठीक है, हमेशा क्या, पिछले एक दो साल में थोड़ा ऊपर नीचे रहा है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल टर्मोइल, लेकिन आज के दिन में 341.1 बिलियन डॉलर की पे स्टैंड करता है सर्विस एक्सपोर्ट। फिर आता है इंडिया शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट मार्जिनली इंक्रीज हुआ। तो ये स्टेटमेंट पूछ सकता है प्रीलिम्स में, अगर स्टेटमेंट की बात की जाए मल्टीपल स्टेटमेंट में। और ओवरऑल रैंकिंग इंप्रूव हुई है ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में, 17वीं पहुंच गई है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात एक और है कि UAE इमर्जिंग एज लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट। तो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है UAE में और वो बढ़ता ही चला जा रहा है। ठीक है, फॉलोड बाई सिंगापुर एंड चाइना। ठीक है, अब देखते हैं डेटा थोड़ा सा।
तो डेटा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और देख एक चीज़ और है कि जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, पिछली इकोनॉमिक सर्वे अगर पढ़े हों तो इंडिया जब एक्सपोर्ट करता है कुछ कुछ आइटम्स की, उसमें फिनिश्ड पेट्रोलियम गुड्स होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, जेम्स होती हैं, स्पाइसेस होते हैं और ज्वेलरी प्रोडक्ट्स होते हैं, इनमें डिक्लाइन देखा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछे तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ओवरऑल थोड़ा सा डिक्लाइन देखा गया है इन सब चीज़ों में। ठीक, अब बात आती है कि इंडिया टॉप ट्रेड पार्टनर्स फॉर 23-24। ठीक है, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में टॉप देखते हैं, तो टॉप में अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखा जाए तो वो चाइना है। ठीक है, और टॉप में अगर एक्सपोर्ट देखा जाए तो वो यूएसए है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये एक्सपोर्ट है, ये इंपोर्ट है, तो चाइना से अभी भी हम नेट एक्सपोर्टर हैं किसी भी चीज़ में, क्या कह लीजिए अलग अलग चीज़ों में। ठीक, सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कई बार, क्योंकि एग्रीकल्चर का एक मेजर एरिया यूपीपीसीएस में पूछा जाता है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा हमें पता होना चाहिए, साथ ही साथ प्रोडक्शन डेटा पता होना चाहिए, राइट। तो ये डॉक्यूमेंट किस बारे में बात कर रहा है? डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स डिटेल टेबल एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड फिशरी सेक्टर फ्रॉम 11-12 से लेकर 22 तक, पूरे एक डिकेड की बात हो रही है, राइट। तो देखते हैं क्या क्या की हाईलाइट्स है इस रिपोर्ट की। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर अकाउंटेड फॉर 18.2 ऑफ जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन की बात की जा रही है एट करंट प्राइस इन 22-23। तो अगर देखा जाए तो अच्छा खासा शेयर अभी भी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर कंस्टिट्यूट करते हैं इकोनॉमी में, ग्रॉस वैल्यू एडिशन की बात की जा रही है, राइट। फिर आता है शेयर, अगर रिस्पेक्टिव बात करें, इसके ही अंदर बात करें तो किस किस का कितना शेयर है, तो क्रॉप का शेयर है 54.3, लाइफ स्टॉक का है 30.9, फॉरेस्ट्री का है 7.9 और फिर फिशरी का 6.9। ओवरऑल अगर हमें चीज़ें करनी है कि हमें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे भी ध्यान देना है और कह लीजिए कि ओवरऑल फार्मर्स इनकम पे भी ध्यान देना है, तो हमें फिशरी वाले पार्ट को और लाइफ स्टॉक वाले पार्ट को थोड़ा सा ज़्यादा अहमियत देनी पड़ेगी, और क्रॉप में भी हॉर्टिकल्चर में अपना इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, प्रोडक्शन वाइज इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। अगर मेरा इनपुट आप देखोगे कि अपना पढ़ोगे मेंस में भी, तब भी वहाँ देखोगे आप। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश रिकॉर्डेड हाईएस्ट आउटपुट ऑफ सीरियल्स की बात की जा रही है सिंस 11-12। ठीक है, हाउएवर द ओवरऑल आउटपुट के जो है वो मार्जिनली डिक्रीज हुआ है, लेकिन मार्जिनली डिक्रीज की बात छोड़ देते हैं, लेकिन ओवरऑल की बात करें तो अभी भी सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, अगर इतने पे भी है तो अभी हाईएस्ट है। हाँ, एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि उत्तर प्रदेश एग्जिबिट्स हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सीरियल्स। ठीक है, वेयर एज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कहाँ से आ रहे हैं? वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं। ठीक है, अभी चार्ट के बारे में देख लेते हैं कि टॉप 5 स्टेट्स फॉर आउटपुट ऑफ लाइफ स्टॉक एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक, छोड़ देते हैं कांस्टेंट प्राइस ऑल ये जितनी भी चीज़ें हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसको साइड में रखते हैं। अभी लाइफ स्टॉक की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान टॉप पे है, फर्स्ट पे, दूसरे पे यूपी आता है, तीसरे पे तमिलनाडु आता है। ठीक, अगर हम बात करें फॉरेस्ट्री और लॉगिंग के बारे में, तो फर्स्ट पे महाराष्ट्र, सेकंड पे राजस्थान, थर्ड पे यूपी। ठीक, अगर टॉप 5 स्टेट्स इन आउटपुट ऑफ फिशरी की बात करें तो हमें पता ही है मेजरली डोमिनेशन कौन करता है? आंध्र प्रदेश, सेकंड पे हमारी वेस्ट बंगाल, तीसरे पे आपका उड़ीसा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो वेस्ट बंगाल, अगर वही इंफॉर्मेशन रिपीट की जा रही है, वेस्ट बंगाल हैज रिपोर्टेड हाईएस्ट आउटपुट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन ऑल दीज ईयर्स। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। कुछ और एडेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश रिकॉर्डेड हाईएस्ट आउटपुट इन पल्सेस ड्यूरिंग 22-23। हमें पता ही है पल्सेस में मध्य प्रदेश टॉप पे रहता ही रहता है। ठीक है, फिर देखते हैं 4 स्टेट्स जो नेमली कह लीजिए ऑयल सीड में कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे ऑयल सीड में ग्राउंडनट और सोयाबीन लार्जेस्ट कंट्रीब्यूट करता है, उसमें फर्स्ट में महाराष्ट्र, सेकंड पे गुजरात, थर्ड पे राजस्थान और फोर्थ पे मध्य प्रदेश है। फिर बात आती है उत्तर प्रदेश की, जो कि हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन, जो हमें पता है, अलोन अकाउंटेड फॉर नियरली 41% ऑफ द आउटपुट ऑफ शुगर ग्रुप इन 11-12। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आती है जो मिल्क, मीट और एग वाला एरिया है, उसको भी जानना जरूरी आता है, क्योंकि ओवरऑल एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो अगर यूपीपीसीएस में ना पूछा तो आरओ में तो पूछ ही सकता है। फिर आता है शेयर ऑफ मिल्क, मीट एंड एग्स इज इन आउटपुट ऑफ लाइव स्टॉक सब सेक्टर वॉज 66.5, जो कि मिल्क से बिलोंग करता है। मीट से आता है 23.6 और 3.67 करीब करीब एग से आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रोविजनल डाटा एस्टिमेट ऑफ एनुअल जीडीपी
अब एनुअल जीडीपी 23-24 का है, ये पुराना डेटा है, तो हम इसलिए मैं इसको कवर नहीं कर रहा हूँ। ये 22-23, 23-24 का किया है, अभी 23-24 की बात हो रही है, तो हमें उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पुरानी चीज़ों को कवर करने के लिए। और ऑलमोस्ट वो पूरा का पूरा ईयर बीत चुका है। मतलब अगर एग्ज़ाम मार्च के करीब हो रहा होता या इवन जुलाई में हो रहा तब भी हम लोग पढ़ लेते हैं, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है RBI MPC मीटिंग हुई है 23-24 में, उसके बारे में देखते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन्फ्लेशन कंट्रोलिंग में, ठीक है। इंडिया में RBI इसको हेड करती है, RBI ने कंस्टिट्यूट कर रखा। तो बात यह है, अगस्त 6 और 8 के बीच में मीटिंग हुई थी। लेटेस्ट जो रेपो रेट है उसके बारे में अगर बात करें तो आज के दिन में जो रेपो रेट है, जो कहते हैं कि उसी को यूज़ करती है सारे इंस्ट्रूमेंट अपने ऊपर नीचे करने के लिए, तो 6.5 एज इट इज़ है, ठीक है। और अगर RBI गवर्नर की बात किया, शक्तिकांता दास, इनको रिसेंट में ढेर सारे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं, ठीक। तो MPC यूनानिमसली डिसाइडेड टू कीप द पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज, ठीक। पॉलिसी रेपो रेट की बात की जा रही है, उसको अनचेंज किया गया है, और उसी के हिसाब से और ढेर सारी जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनका रेट डिसाइड होता है। तो पॉलिसी रेपो रेट को 6.5 है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट जो है जिसको SDF कहते हैं वो 6.25 है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ को कहते हैं 6.75 है, बैंक रेट जो है वो है 6.75, रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35 है, CRR जो है 4.5 है, SLR जो है वो 18% है, ठीक। वो ध्यान देने वाली बात है। अब बात आती है बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स जो आई हुई है 23-24 को, उसको देख लेते हैं, ठीक है। ये नवंबर 26, 2023 को लॉन्च की गई, और वहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि ये नेशनल मिल्क डे भी मनाया जाता है। तो ये नेवर नो कब पूछ दिया जाए, क्योंकि जब प्रीलिम्स होगा उसके आसपास ही ये दिन रहेगा, ठीक है। तो जिस तरह से आपको पता हो कि लास्ट जब मेंस था उसमें भगत सिंह के बारे में पूछा गया, ठीक है। तो भगत सिंह का जो लाइफ इवेंट से जुड़ी हुई चीज़ ही थी, जो मेंस हो रहा था वो 1-2 दिन उसके अगल बगल था, ठीक। इसीलिए मैं कह रहा हूँ। फिर आता है प्रोडक्शन डेटा, देख लेते हैं। तो प्रोडक्शन डेटा, अगर फैक्चुअल मिल्क के बारे में थोड़ा सा फैक्चुअल जानना जरूरी है कि 230.58 मिलियन टन जो है प्रोडक्शन है 22-23 में था, ठीक है। अब FAO के द्वारा अगर बात की जाए तो इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, ठीक है। और पिछले कुछ सालों में इंक्रीज़ किया है प्रोडक्शन, वो कितना 3.83% इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। अगर आप बात करें टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, तो ये उत्तर प्रदेश फर्स्ट पे आता है, सेकंड पे राजस्थान है, थर्ड पे मध्य प्रदेश है। अगर एग प्रोडक्शन की बात की जाए तो हमें एब्सोल्यूट नंबर जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो डेटा है FAO द्वारा जो रिकग्निशन है वो उसकी बात करते हैं। इंडिया रैंक्स 3rd इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एग प्रोडक्शन, ठीक। फर्स्ट पे आंध्रा है, सेकंड पे तमिलनाडु है, थर्ड पे तेलंगाना है। फिर आती है मीट प्रोडक्शन की बात, तो इंडिया रैंक्स 8th इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल मीट प्रोडक्शन। ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में फर्स्ट पे है, उत्तर प्रदेश फर्स्ट पे जहाँ सबसे ज़्यादा बवाल हो रहा है मीट खाने पे। फिर दूसरे पे वेस्ट बंगाल है, तीसरे पे महाराष्ट्र है, ठीक। वूल प्रोडक्शन की अगर बात करें तो इंडिया में वूल प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है 2.12% प्रीवियसली ईयर से, ठीक। और टॉप 3 स्टेट्स की बात करें तो फर्स्ट पे राजस्थान आता है, सेकंड पे जम्मू कश्मीर, थर्ड पे गुजरात आता है। नेक्स्ट वन इज फाइनल एस्टिमेट ऑफ मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स फॉर 23-24, ठीक। अब देखते हैं टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द कंट्री ड्यूरिंग 23-24, उसको एस्टिमेट किया जा रहा है 3322.98 लाख मीट्रिक टन, ठीक है। और विच इज़ हाइयर, पिछले सालों से 26.11 LMT ज़्यादा है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है एब्सोल्यूट नंबर्स में, तो ये नंबर पता होना चाहिए, ये नंबर पता होना चाहिए और ये नंबर पता होना चाहिए। इसको पॉज करके या फिर अपने नोट्स में अच्छे से लिख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है थर्ड एडवांस एस्टिमेट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स 23-24 की बात की जा रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एरिया भी इम्प्रूव कर रहा है। अगर हम एरिया की बात करें तो मार्जिनल एरिया भी इम्प्रूव किया हुआ है, ठीक है। और प्रोडक्शन की अगर बात करें तो प्रोडक्शन तो इम्प्रूव किया ही है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, हनी, फ्लावर्स, प्लांटेशन क्रॉप, स्पाइसेस, एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांट्स एंड प्लांट्स इज सीन ओवर, तो सब में ओवरऑल इंप्रूवमेंट है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की तो ट्रांजिशन में है और ओवरऑल डिपेंडेंट जो है फूड क्रॉप्स पे वो थोड़ा सा कम हो रहा है और फार्मर्स यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, ये हमें मालूम चलता है इस डेटा से। तो अगर मेंस में हमें लिखना पड़ा तो हम अगर हम वे फॉरवर्ड लिख रहे हैं या कंक्लूजन लिख रहे हैं तो वहाँ पे इस पूरे स्टडी को कोट कर सकते हैं कि थर्ड एडवांस एस्टीमेट ऑफ द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में ये फाइंडिंग मिली है, ठीक है।
तो इस तरह से एडिशन कर सकते हैं, ये वैल्यू एडिशन हैं सारे के सारे। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स 2023 की बात की जा रही है, और इनको मिला है, किसको मिला है? क्लाउडिया गोल्डन को मिला है। ये न्यूयॉर्क से बिलोंग करती हैं, यूएसए से। अगर हम 22 की बात करें तो बेन एस बर्नैंक को मिला है, डगलस डब्ल्यू डायमंड को मिला है, फिलिप एच डॉविक को मिला हुआ है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इनको मिला क्यों है? तो मिला है फॉर हैविंग एडवांस फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स। अब ये तो इनकी फाइंडिंग्स थी या इनके रिसर्च का टॉपिक था, ठीक। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि गोल्डिन जो है ओनली द थर्ड वुमेन टू विन दिस ऑनर, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। नाउ नेक्स्ट वन इज रिपोर्ट्स एंड इंडेसेस। इसका लिस्ट मैंने प्रोवाइड कर रखा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ फाइंडिंग्स मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस में आपको मिलेंगी, उनको जानना जरूरी है। कई जगह मेंस में भी यूज हो सकता है, लेकिन कई जगह मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस बनेंगे, तो उसको देखना जरूरी है। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक केस फॉर इन्वेस्टमेंट इन द वेलबींग ऑफ एडोलेसेंट्स इन इंडिया। तो ये रिपोर्ट निकाली है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। की फाइंडिंग्स क्या है कि इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एडोलेसेंट्स पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ये पेपर 1 में, यानी GS1 की बात कर रहा हूँ मैं, GS1 में यूज़ कर सकते हैं। जब डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की जाती है वहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि पेपर 2 में जब बात आएगी तो हम ये लिख सकते हैं कि मोर्टालिटी रेट कम हुआ है पहले से, मोर देन हाफ, एंड एडोलेसेंट फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हुआ है 83% से, ठीक है। ये दोनों चीज़ें कोट की जा सकती हैं जो आप कोट कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सजेस्टेड इंटरवेंशंस आर एक्सपेक्टेड टू बूस्ट इंडियन इकोनॉमी बाई 10.1% ऑफ एनुअल GDP। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर कोटिंग इन GS पेपर 1 एंड 2, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा पेपर 1 एंड 2 में कोट करने के लिए। दूसरी चीज़ ये है प्रेवलेंस ऑफ गर्ल गेटिंग मैरिड बिफोर 18 हैज़ डिक्लाइंड बाई ओवर अ हाफ बिटवीन 2006 से एंड टुडे। तो ये अनदर फाइंडिंग्स है कि वुमेन एम्पावरमेंट में हेल्प मिल रही है, ओवरऑल पढ़ाई लिखाई और उनके ओवरऑल हेल्थ एंड मेंटल बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं RBI's रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस की बात करें तो ये थीम क्या था? इंडियाज़ डिजिटल रिवोल्यूशन इसका थीम था। कुछ फाइंडिंग्स के देखते हैं क्या कुछ फाइंडिंग है जो हमें हेल्प कर सकती है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि ये है कि इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन बायोमेट्रिक बेस्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रियल टाइम पेमेंट वॉल्यूम। तो ये चीज़ जो है वो ये इकोनॉमिक ट्रांजिशन की बात करती है, वो डिजिटल रीच की बात करती है, डिजिटल इकोनॉमी की बात करती है। तो ये हो सकता है कि मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन में सही करेक्ट में पूछ दे, लेकिन मेंस में भी हमें हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट है इंडियाज रैंक सेकंड इन टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स, थर्ड इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम। इंडिया इज लीडिंग द ग्लोबल डिजिटल रेवोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक ग्लोबल रेमिटेंसेज आर एस्टिमेटेड टू हैव इंक्रीज टू 857.3 बिलियन इन 2023। तो ये ओवरऑल की बात हो रही है, लेकिन अगर हम बात करें टॉप 3 रेमिटेंसेज रिसीवर्स की बात करें, रेसिपिएंट्स की, तो फर्स्ट पे इंडिया है, दूसरे पे मैक्सिको है, मेहिको जिसको बोलते हैं, और थर्ड पे चाइना है। यानी इंडिया को $115.3 बिलियन मिले हैं एज ए रेमिटेंसेज, ठीक। और ये फैक्ट कई बार अभी आगे रिपीट होने वाला है, तो ऐसे ही रट जाएगा आपको। नेक्स्ट है इंडियाज FDI लैंडस्केप इन 23-24 की बात कर रहे हैं। ये रिपोर्ट निकाली है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड ने, ठीक। और इसका सबसे बड़ा फाइंडिंग क्या रहा है कि इंडिया विटनेसेस अ स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन इन फॉरेन FDI बाई 35%। तो स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन 35% से हो रहा है, तो स्लाइट तो नहीं है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा कुछ इंटरनल इशू की वजह से नहीं हो रहा है। ओवरऑल टर्मोइल है ग्लोबल इकोनॉमी में, और थोड़े से कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, अलग अलग मेजर इकोनॉमीज़ में कॉन्ट्रैक्शन आया। चाइना थोड़ा ट्रांजिशन में है अपनी इकोनॉमी को लेके, और ग्लोबल जो अभी कह लीजिए बायलैटरल रिलेशंस ख़राब हो रखे हैं, जैसे चाइना यूक्रेन हो गया, अभी वेस्ट एशिया में इशू आ रखा है, उस वजह से भी दिक्कत आ रही है FDI में, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात ये है कि FDI फेल टू अ 5-year लो ऑफ $44.42 बिलियन इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24, ठीक। तो FDI ट्रेंड की बात करें तो इंडिया रिमेन द टॉप डेस्टिनेशन फॉर सिंगापुरियन इन्वेस्टमेंट। तो अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात करें कि सबसे ज़्यादा FDI कहाँ से आता है, तो सिंगापुर से फर्स्ट है, सेकंड पे मॉरिशस है, और थर्ड पे US है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि सिंगापुर फर्स्ट है, फिर मॉरिशस है, ठीक है, और फिर US है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट की बात किया है 2024 कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम निकालता है।
फाइंडिंग्स क्या है इसकी थोड़ी बहुत अगर जाननी चाहें तो कैनाबीस रिमेन्स द मोस्ट वाइडली यूज ड्रग वर्ल्ड वाइड, उसके अलावा हमारे लिए कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की बात की जा रही है, कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट निकालता है, यूएन कैट बोलते हैं इनको, यूएनटीटैट बोलते हैं, अलग अलग मतलब शॉर्ट फॉर्म बोलने के लिए बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि फाइंडिंग्स क्या है। ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुआ है 2% से कितने वैल्यू पे आ गया है? $1.3 ट्रिलियन इन 2023। ठीक है, रीज़न क्या है? तो रीज़न क्या है? ड्यू टू इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो मैंने आपको अभी समझाया। ठीक है, इंडिया फेल 7 स्पॉट्स इन द ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रैंकिंग फ्रॉम 15 टू 15, तो 15th रैंकिंग है इस समय इंडिया का एफडीआई में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 की बात की जा रही है। किसने निकाला है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने निकाला है ये रिपोर्ट, तो ध्यान दीजिएगा। रिलीज का अगर थीम जो रखा है या अंडरलाइन स्टेटमेंट रखा है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 रिपोर्ट बोला गया है इसको। तो अब बात करें कि इसमें एक टर्म यूज़ किया गया है सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इसमें अगर आप देखोगे तो मैं एक चीज़ इमेजिन कराना चाह रहा हूँ कि सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमेन encompasses वेरियस फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द राइट टू बी फ्री फ्रॉम टॉर्चर, राइट टू हेल्थ, प्राइवेसी लाइफ, एजुकेशन एंड प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो अगर इसको हम बात करें कि लाइफ साइकिल अप्रोच की अगर बात की जाती है, लाइफ साइकिल अप्रोच, तो लाइफ साइकिल अप्रोच दो लोग के लिए ध्यान दिया जाता है, एक तो चाइल्ड होता है और दूसरा विमेन वाला पार्ट होता है। वहाँ पे आप ये टर्म कोड कर सकते हो कि सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। ठीक है, वो आप वहाँ मेंशन कर सकते हो। ठीक, अब देखते हैं कुछ और फाइंडिंग्स जो हमारे काम की हैं। वो ये है, स्टेप्स टेकन इन इंडिया टू इम्प्रूव सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंक्लूड्स जननी सुरक्षा योजना एंड सुरोगेसी रेगुलेशन एंड अमेंडमेंट रूल्स 2024। तो अगर जब आप स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट जब लास्ट में लिखते हो, है ना, स्कीम्स एंड स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, जब आपका कंक्लूजन जस्ट पहले वाला पार्ट होता है, वहाँ पे इस तरह की स्कीम्स को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ एक और जानने वाली बात यह है कि चाइल्ड मैरिज रेट्स इन इंडिया वर रिपोर्टेड 23% बिटवीन 2006 से 2023 के बीच में। ठीक है, 23% अभी भी चाइल्ड मैरिज रेट यानी चाइल्ड मैरिजेस प्रेवलेंट हैं इंडिया में। कुछ मेजर स्टेट्स में सबसे ज़्यादा है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट ये है कि ओवरऑल कंस्टिट्यूट कर रहा है कुछ ना कुछ। ठीक, नेक्स्ट है टाइम मैगजीन ग्लोबल 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज़ की बात की जा रही है। तो उसमें 3 कंपनीज आई हुई हैं इंडिया से, वो हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात की जा रही है, टाटा की बात की जा रही है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसमें 3 कंपनीज़ हैं, उसका नाम याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। ये रैंकिंग करते हैं किसकी? जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर होता है, एटलीस्ट उतना होता है, और लिस्टेड नहीं होती हैं, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होती हैं। तो इंडिया की 3rd रैंकिंग है 67 यूनिकॉर्न के साथ। यूएसए फर्स्ट पे है, चाइना सेकंड पे है। तो आप एटलीस्ट मतलब आप देखो 10 गुना है ना यूएसए, जितने नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स यूएसए में हैं और जितना यूनिकॉर्न इंडिया में है वो एटलीस्ट 10 गुना है। तो कितना भी चांसेस हैं एज अ ग्रोथ फैक्टर हमारे कंट्री में, वो भी बहुत बड़ा एक देखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट है ग्लोबल ट्रेड ओवरव्यू 23-24 की बात की जा रही है। ये भी कौन निकाल रहा है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक, अब बात आती है क्या कुछ फाइंडिंग्स हमारे काम की हैं। तो ये ग्लोबल ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट किया है 3% से, अमाउंटिंग टू $1 ट्रिलियन डिक्रीज फ्रॉम द रिकॉर्ड हाई ऑफ $32 ट्रिलियन। ठीक, तो ग्लोबल ट्रेड कम हुआ है, ये बस जानने वाली बात है। और एक और चीज़ है ट्रेड परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन 2023 की बात करें तो मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट हम देख चुके हैं, ग्रू बाई 5% इन लास्ट क्वार्टर की बात की जा रही है ऑफ 2023। तो ओवरऑल रिकवरी देखी गई है पिछले एक क्वार्टर में, 23 के एक क्वार्टर में रिकवरी देखी गई है, यही बोल रहा है ये रिपोर्ट। ठीक, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे की बात की जा रही है 22-23 की। तो ये थोड़ा पुराना है इसलिए मैं नहीं करूँगा। 22-23 का सर्वे हम क्या करेंगे जान के, जब सारे लेटेस्ट रिपोर्ट पे क्वेश्चन अगर बनेंगे तो। नेक्स्ट वन इज लीड्स 2023 की बात हो रही है। ये दिसंबर में इसकी रिलीज़ हुआ रिपोर्ट। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ निकालती है। और लीड्स क्या है कि ये इन द लाइंस ऑफ लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो वर्ल्ड बैंक निकालता है उसके लाइन में है। ठीक है, और 2018 से स्टार्ट किया गया है इसको। अगर हम देखें इसकी रैंकिंग की बात करें तो कोस्टल स्टेट में आंध्रा टॉप कर रहा है, लैंड लॉक्ड स्टेट में यूपी 4th पे है, ये जानने वाली जरूरी चीज़ है। हरियाणा टॉप कर रहा है उसमें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आसाम टॉप कर रहा है, यूटीज़ में चंडीगढ़ टॉप कर रहा है। ठीक है, तो टॉप की बात ये है। अचीवर स्टेट की बात की जा रही है, 3 कैटेगरी बनाई गई हैं, अचीवर, फास्ट मूवर्स एंड एस्पायरर्स।
ठीक है। तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात नहीं है, 3 कैटेगरीज है, इसको याद रखिएगा कि अगर पूछ दे लीड्स में कौन कौन सी कैटेगरीज हैं उसको ध्यान देने वाली बात है। अब बात आती है फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की बात हो रही है। कब पब्लिश हुआ? दिसंबर 7 2023 में पब्लिश हुआ। नेक्स्ट भी आने वाला होगा। तो पब्लिश किसने किया? नीति आयोग ने पब्लिश किया। तो पब्लिकेशन का या फिर कल रिपोर्ट का नाम क्या था? फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। ध्यान देने वाली बात क्या है? तिरियानी ब्लॉक जो है वो कुमराम भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट में तेलंगाना का है, उसको फर्स्ट पोजीशन मिला हुआ है इस पहली रैंकिंग जो आ रखी है एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम की। सेकंड पोजीशन किसको मिला हुआ है? कौशाम्बी ब्लॉक को मिला है, कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब इसमें प्राइजेज में क्या मिलते हैं? तो फर्स्ट प्राइज में 1.5 करोड़ रुपये मिले हुए हैं और सेकंड प्राइज में 1 करोड़ रुपये मिले हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि हाँ ये जरूरी चीज़ है कि एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? तो जनवरी 7 2023 को लॉन्च हुआ था। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? जनवरी 2018 में लॉन्च हुआ था, ठीक। फिर आता है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 40 की बात की जा रही है। कौन रिपोर्ट निकालता है? ये वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट निकालती है। थोड़ी सी फाइंडिंग्स देख लेते हैं। अगेन मैंने बोला था ना कि कई बार रेमिटेंसेस वाला पार्ट आएगा। तो इंडिया फर्स्ट पे है, मेक्सिको आपका सेकंड पे है, चाइना थर्ड पे है। टोटल कितना रेमिटेंसेस रिसीव कर रहा है इंडिया? $120 बिलियन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम की बात की जा रही है। इंडिया की रैंकिंग 126वीं है और ये 2024 का इंडेक्स है। और इसको पब्लिश कौन करता है? तो हेरिटेज फाउंडेशन इसको पब्लिश करता है। फर्स्ट रैंकिंग सिंगापुर को मिली हुई है, फॉलोड बाई स्विट्जरलैंड, आयरलैंड एंड ताइवान, ठीक। नॉर्थ कोरिया को लास्ट प्लेस पे रखा गया है। नेक्स्ट है फॉर्च्यून ग्लोबल की बात की जा रही है 500। टॉप कंपनी जो है वो है वॉलमार्ट, ये 11वीं बार नंबर 1 पोजीशन पे आई हुई है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात ये देखिएगा। इंडिया से बस 2 कंपनीज हैं जो टॉप 100 में आ रही हैं। अगर इंडिया के साइड से टॉप पोजीशन देखा जाए तो वो रिलायंस को मिला हुआ है और सेकंड पे है LIC। अगर हम टॉप 5 कंपनीज की बात करें ओवरऑल तो ये देखिएगा, फर्स्ट पे वॉलमार्ट है, सेकंड पे अमेजॉन है, थर्ड पे स्टेट ग्रिड ऑफ चाइना है, फोर्थ पे सऊदी अरामको है और 5 पे साइनोपेक ग्रुप है चाइना का, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट की बात की जा रही है। तो जुलाई 2024 में आया, इसको रिलीज़ करती है IMF, ठीक। और इंडिया ओवरऑल जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोजेक्शन वो देती है। तो इंडिया का प्रोजेक्शन जो इन्होंने दिया हुआ है 2025 का वो है आपका 6.5% और 24 का इन्होंने दिया था 7%, ठीक है। इसको जानना जरूरी है, कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक। नेक्स्ट पार्ट है मिसलेनियस वाला पार्ट। मिसलेनियस वाले पार्ट में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो हम देखते रहेंगे और क्या एडेड इन्फॉर्मेशन और ऐड किया जा सकता है उसके बारे में भी देखेंगे। तो नेक्स्ट वन इज़ डिजी यात्रा के बारे में अगर बात करें तो ये फेसलेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, कॉन्टैक्टलेस चीज़ों को करेगा और सीमलेस मूवमेंट करेगा यात्रियों की। आपको पेपरलेस बनाएगा सिस्टम को और ढेर सारी चीज़ों को टेक्निकल कह लीजिए डिजिटल ट्रांजिशन में लाएगा। तो पहले ये फर्स्ट 3 फैसिलिटी, ये जो फर्स्ट डिजी यात्रा फैसिलिटी थी वो 3 एयरपोर्ट पे इम्प्लीमेंट हुई थी। वो दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु में हुई थी। लेकिन रिसेंटली विशाखापट्टनम में ये और जगहों पे इम्प्लीमेंट हुई और 9 एयरपोर्ट्स पे बढ़ गया है ये फैसिलिटी, ठीक है। तो ये जानने वाली बात है। नेक्स्ट है 27th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई-गवर्नेंस। इस कॉन्फ्रेंस में ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इसको अवार्ड दिया गया है गोल्ड अवार्ड, जिसकी कैटेगरी में है क्या है? एप्लीकेशन ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका UK इंडिया का 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट बना है। लेकिन हम इस चीज़ को इसलिए नहीं कवर कर रहे हैं क्योंकि ये मंथ के बारे में बात कर रहा है, मई मंथ की बात कर रही हैं। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो इंडिया टॉप 3 एक्सपोर्टर डेस्टिनेशन कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट पे USA है, सेकंड पे UAE है, थर्ड पे नीदरलैंड है। अगर हम इंपोर्टर्स की बात करें तो फर्स्ट पे चाइना है, सेकंड पे रशिया है और थर्ड पे UAE है, ठीक। नेक्स्ट की बात करें कि इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? FY24 की बात की जा रही है। तो चाइना हैज़ एमर्ड एज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर in fiscal year 23-24 और two-way trade between India and China was stunning $118.4 billion, slightly surpassing the, मतलब थोड़ा सा मार्जिनल इंक्रीज है अगर बात करें कि USA से, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। तो अगर इसमें हम चीज़ों को फैक्चुअली देखें, टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे USA, थर्ड पे UAE, फोर्थ पे रशिया, फिफ्थ पे सऊदी अरेबिया है और सिक्स्थ पे सिंगापुर है। नेक्स्ट है वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक के बारे में बात की जा रही है। तो वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक क्या रिवील किया है कि इंडिया हैज़ मैनेज टू ब्रिंग डाउन एक्सट्रीम पॉवर्टी बिलो 3% ऑफ हिज पॉपुलेशन। तो इस चीज़ को आप एज अ फैक्चुअली
इंट्रोडक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं अगर पॉवर्टी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो, ठीक है, पॉवर्टी या हंगर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पे इंट्रो में भी यूज़ कर सकते हैं, कंक्लूजन में भी यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। अब बात आती है SDG 1 इसको एरेडिकेशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी कवर करता है ना, और ये यूनाइटेड नेशन का गोल भी है 2030 तक के लिए तक का अचीव करना है। अब वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ये प्रोवाइड क्या करता है, रियल टाइम पॉवर्टी फोरकास्ट प्रोवाइड करता है। कब तक? 2030 तक प्रोवाइड करेगा। डेवलप्ड बाय वर्ल्ड डाटा लैब इसको डेवलप की हुई है। नीति आयोग एक्सट्रीम पॉवर्टी एस्टीमेट के बारे में अगर बात करें तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6 के बारे में स्टडी कर रहा है और रिपोर्ट किया है कि 24.8482 करोड़ इंडियंस एस्केप्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन लास्ट 9 ईयर्स। ध्यान देने वाली बात। नेक्स्ट वन इज विजिंजम पोर्ट की बात की जा रही है, इंडिया का फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको जब एक लिस्ट प्रोवाइड की थी कि किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा फोकस किए जाते हैं, तो ये ऑलरेडी फोकस में आ चुका है, समझ लीजिए। तो विजिंजम पोर्ट के बारे में बात करें तो अदानी ग्रुप ने ये ओन करती है और इंडिया का फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना है और यहाँ पे फर्स्ट मदरशिप MV सैन फर्नांडो रिसीव की गई है, तो डॉक हुई थी कह लीजिए, ठीक। थोड़े से और फाइंडिंग्स अगर हम बात करें या थोड़ा सा और फैक्ट के बारे में बात करें तो वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन कौन से हैं, तो सिंगापुर है, शंघाई है, शेंजन है, बुसान है और हांगकांग है। इससे पहले इंडिया के जो ट्रांसशिपमेंट कार्गोज आते थे वो कोलंबो और सिंगापुर में डॉक होते थे, ठीक। अब ये सब सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वही हम कवर करेंगे यहाँ से। फिर आता है इंडिया ओवरटेक हांगकांग टू बिकम 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट, ठीक। तो इंडिया का स्टॉक मार्केट है वो पिप किया है हांगकांग को टू बिकम 4th लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट ग्लोबली, ठीक। देखते हैं इंडिया स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस $4 ट्रिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन December 5th 2023 with about half of that reportedly coming in the past 4 years। तो टॉप 3 अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो फर्स्ट पे US है, सेकंड पे चाइना है और फोर्थ पे जापान है। फिर आता है स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड की बात की जा रही है, तो इसमें हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा को फर्स्ट वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट बोला गया है। उसके बाद आता है सिंगापुर चंगी एयरपोर्ट, इसको सेकंड मिला है, और सियोल इक्योन एयरपोर्ट जो है इसको थर्ड मिला है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसको 36 रैंकिंग मिली हुई है, कैंपेन गौड़ा उसके नीचे आता है जो कि बैंगलोर में है। अगर हम थोड़ी सी और फाइंडिंग्स की बात करें तो IGI एयरपोर्ट जो कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है रिसीव्ड द अवार्ड एज द बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया एंड ऑल्सो इन साउथ एशिया, ठीक। और अब जो न्यूज़ थोड़ी सी जो शॉर्ट में कवर की गई है इस मैगजीन में उसको भी देखते हैं। तो NPCI ने लॉन्च किया है UPI सर्कल। UPI सर्कल में ये होगा कि UPI यूज़र कोई अपने डेलीगेट कर सकता है पेमेंट को अपने ट्रस्टेड सेकेंडरी यूज़र को। तो अगर मान लीजिए आपके भैया को आपको बोलना है कि आप इस पर्टिकुलर स्कैन करके किसी को और को भेज सकते हो कि आप पेमेंट कर दो, तो आप वो कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है विमेन एंड मेन इन इंडिया 2023 की रिपोर्ट है जो NSO ने लॉन्च की है। इस रिपोर्ट में रिवील्स ए स्टार्क फाइनेंशियल डिस्पैरिटी बिटवीन मेन एंड वीमेन इन इंडिया। ये चीज़ कोट की जा सकती है पेपर 1 में जब एम्पावरमेंट कह लीजिए कि जब पे पैरिटी की बात की जाती है या फिर डिस्क्रिमिनेशन विद वीमेन की बात की जाती है, एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन की बात की जाती है, वहाँ पे कोट कर सकते हो। तो ये देखने वाली बात है कि टिल मार्च 2023 वीमेन ओन्ड 36.4% ऑफ द 2.52 बिलियन इंडिविजुअल बैंक अकाउंट। तो इसमें 36% ही ऐसे इतने अकाउंट्स में से 36% ही अकाउंट्स वुमेन द्वारा ओन किए जा रहे थे और ओनली 20.8 ऑफ द टोटल 187 ट्रिलियन डिपॉजिट्स इन दीज अकाउंट्स बिलोंग टू वुमेन। तो ओवरऑल आप देखिए कितना ज़्यादा डिस्पैरिटी है अगर हम कह लें कि वेल्थ पोजीशंस की बात कर लें। फिर आता है शी बॉक्स पोर्टल, ये वुमेन के लिए बनाया गया है और ये इस पर ध्यान दिया गया है कि ये सेंट्रलाइज पोर्टल है, प्लेटफॉर्म फॉर द रजिस्टरिंग एंड मॉनिटरिंग कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है 4th एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया 2024। ये लार्जेस्ट बायोटेक इवेंट है कंट्री में और ये कहाँ इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया, ये न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया सितंबर 12 से 14 के बीच में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर पूर्वी महोत्सव की बात की जा रही है। ये एक कल्चर ओडिसी है जहाँ पर रिचनेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया को दिखाया जाएगा। 5 डे कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा है और ये कहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, भारत मंडपम प्रगति मैदान में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं साथी 2.0 लॉन्च किया गया है सेबी द्वारा, ठीक है। जो वन लाइनर फैक्ट्स था उसमें भी हमने देखा था। तो साथी 2.0 मोबाइल ऐप है डिज़ाइन स्पेसिफिकली फॉर द इन्वेस्टर्स टू मैनेज देयर पर्सनल फाइनेंसेस मोर इफेक्टिवली, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा सेबी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है इंडिया 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट, किसको पीछे मतलब सरपास किया है,
तो इंडिया ने सरपास किया है ब्राज़ीलियन एंड इंडोनेशियन डोमेस्टिक मार्केट टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक मार्केट कैपेसिटी ऑफ 15.5 मिलियन सीट्स। ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड पे कौन कौन है, तो यूएसए और चाइना लार्जेस्ट डोमेस्टिक मार्केट्स हैं, और इंडिया इस समय थर्ड हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट आता है इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्टील स्लैग रोड बना है, NH66 जो कि मुंबई गोवा नेशनल हाईवे है वो हुआ है। ठीक है, बनाया किसके द्वारा गया है, CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया है या डेवलप किया गया है। ठीक, नेक्स्ट है जापान इंट्रोड्यूस्ड होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी इन न्यू बैंक नोट्स। अब ये इस तरह की जो क्या है जितनी भी टेम्परिंग होती थी, द वर्ल्ड्स पायनियरिंग यूज ऑफ एडवांस्ड होलोग्राफी, तो पहली बार किसी कंट्री ने यूज़ किया है इस तरह की टेक्नोलॉजी, और ये टेक्नोलॉजी क्रिएट्स द इल्यूजन ऑफ हिस्टोरिक फिगर्स पोर्ट्रेट रोटेटिंग इन 3D ऑन द बिल्स सर्विंग एज की एंटी काउंटरफेट मेजर्स। तो ये जितनी भी नकली नोट बनाने वाली चीज़ें होती थी उनको काउंटरफेट, उस तरह काउंटरफेटिंग को रोकने के लिए इस तरह किया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट H125 हेलीकॉप्टर बाई 2026। तो ग्लोबल एरोस्पेस जायंट जो एयरबस है वो अनाउंस की है कि अपना प्लान अनाउंस की है कि वो सेटअप करेगी अपना फाइनल असेंबली लाइन किस लिए, H125 हेलीकॉप्टर को मैन्युफैक्चर करने के लिए, और जॉइंट पार्टनरशिप में कौन है, टाटा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंडियाज़ फर्स्ट मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे हो रहा है, चेन्नई सेटअप हो रहा है चेन्नई में। कौन सेटअप कर रहा है, रिलायंस इंडस्ट्री सेटअप कर रही है, और अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो मपेड्डू एक जगह है नियर चेन्नई, वहाँ पे जून 2024 में सेटअप हो रहा है ये। फिर आता है भारत आटा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, और श्री पीयूष गोयल ने इसको लॉन्च किया था, अलग अलग जगह पे अलग अलग एजेंसी इसको बेचेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी। तो पहले ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं हुआ करता था, बाबरपुर एयरपोर्ट जिसकी बात की जा रही है, प्रधानमंत्री जी ने इसको अप्रूवल दिया है, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको डेवलप करेगी एज ए इंटरनेशनल एयरपोर्ट। टोटल आउटलेट दिया गया है 2870 करोड़ का इसको, और अब ये आपका होमवर्क है कि यूपी में इसके साथ ही कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन स्टॉक मार्केट रीचेस $5 ट्रिलियन। तो अभी हमने देखा कि दिसंबर में $4 ट्रिलियन पहुंचा, और मई के महीने में $5 ट्रिलियन पहुंच गया। तो अभी आज के दिन में मोर देन $5 ट्रिलियन का मार्केट कैप हो चुका है इंडियन मार्केट का। नेक्स्ट है इंडिया टू बिकम वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट ई-कॉमर्स मार्केट बाय 2030। ठीक, तो अब यहाँ बात चली आती है कि इतना ये प्रीलिम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस के लिए थोड़े फैक्ट्स हमें मिल जाएंगे। तो इंडियाज़ ई-कॉमर्स मार्केट टू सोर $325 बिलियन बाई 2030 फ्यूल्ड बाई 50 मिलियन शॉपर्स। अभी कितना है, $70 बिलियन का मार्केट अभी आज के दिन में है। आप समझिए कि अब से 5 से 6 साल बाद ये करीब 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी कितना ट्रांजिशनल है इस समय, और कंज्यूमर डिपेंडेंट हो चुकी है, या फिर कंज्यूमर बाइंग उनका पावर इतना अच्छा हो चुका है कि ओवरऑल जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो इसलिए डिपेंडेंट हो चुकी है इंडिया के, क्योंकि आपको ये दिख रहा है 50 बिलियन या 50 मिलियन जो शॉपर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, तो कंट्रीज़ डिजिटल इकोनॉमी इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच $800 बिलियन। ठीक, तो कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको मेंस में काम आ सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG मोटरसाइकिल। तो बजाज ऑटो ने ये अनाउंस किया है कि वो वर्ल्ड की पहली CNG मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देंगे, वो जून 18 से। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इन्फोसिस ग्रांटेड ISO 42001 2023 सर्टिफिकेट। ये किस लिए दिया जाता है, तो ये फॉर इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंटेशन या फिर देखने के लिए, या फिर जो ये अपने में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस चीज़ ये सर्टिफिकेशन मिला हुआ है इनको। नेक्स्ट है फर्स्ट कमर्शियल क्रूड ऑयल स्ट्रेटजिक स्टोरेज। तो गवर्नमेंट अनाउंस्ड टू बिल्ड फर्स्ट कमर्शियल क्रूड ऑयल स्ट्रेटजिक स्टोरेज जो कि पडूर में होने वाला है कर्नाटका में। ठीक, अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड इम्पोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। 85% ऑफ द ऑयल नीड इन इंडिया इज़ फुलफिल्ड बाई इम्पोर्ट। 85% से ज़्यादा जो इंडिया की जो डिमांड है या फिर जो नीड है वो बाहर इंपोर्ट से फुलफ़िल होती है। तो इसलिए भी जब बाहर टर्मोइल कोई हो उस स्थिति में अचानक से जब प्राइस राइजेस हों या फिर कुछ ब्लॉकेज आ जाए, उस चीज़ से लड़ने के लिए या फिर उस चीज़ को काउंटर करने के लिए हमें स्ट्रेटजिक स्टोरेज ज़रूरी हो जाती है हमारे लिए। फिर आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स RBI लाती है और ये एनुअली पब्लिश करती है। ठीक,
नेक्स्ट है, और ये जो इसका कोई बेस ईयर नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी, ये कहाँ बनने वाली है, ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी पे बनने वाली है, तो इसको ध्यान देने वाली बात है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, फिर आता है नमो ड्रोन दीदी स्कीम, ये नवंबर 2023 में लॉन्च की गई, नरेंद्र मोदी जी ने इसको अप्रूवल दिया है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। और ये क्या करेगी, ये प्रोवाइड करेगी ड्रोन्स टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक। अब टारगेट क्या रखा गया है, 15,000 सेलेक्टेड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये प्रोवाइड की जाएगा। पीरियड क्या रखा गया है, 23-24 से लेकर 25-26 तक। और रेंटल सर्विस दी जाएगी ड्रोन्स की, किस चीज़ के लिए, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इन खावड़ा, ठीक है। तो अदानी ग्रीन एनर्जी इज डेवलपिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इन खावड़ा गुजरात, और ये इसके साइज इतना बड़ा है कि इसमें 5 टाइम्स द टोटल एरिया ऑफ पेरिस आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आरबीआई डिजिशिया इनिशिएटिव। तो अगर क्वेश्चन आए कि डिजिशिया इनिशिएटिव किसका है, या डिजिटा इनिशिएटिव किसका है, तो ये आरबीआई ने लॉन्च किया है, और ये टू कॉम्बैट द एक्सपेंशन ऑफ इलीगल लेंडिंग एप्लीकेशन को कॉम्बैट करने के लिए, और इट विल वेरीफाई डिजिटल लेंडिंग ऐप्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रिक डंप ट्रक, ये इसका नाम क्या है, तो SKT 105E इसका नाम है। तो ये फर्स्ट लोकली मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिक ऑफ हाईवे डंप ट्रक है। नेक्स्ट है फर्स्ट यूरोपियन नेशंस टू एक्सेप्ट UPI, तो ये इंडिया का ऑल वेदर फ्रेंड जो आप किसको कह सकते हैं, वो फ्रांस है। फ्रांस बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एक्सेप्ट इंडियाज UPI, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 100% FDI इन स्पेस सेक्टर। तो रिसेंटली ऑटोमेटिक रूट के थ्रू स्पेस सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है कि अप टू 100% ऑफ FDI अलाउड है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। कभी कभी अलग अलग ये बोल देता है, स्टेटमेंट देके बोल देता है कि इसमें इस सेक्टर में इतना अलाउड है। तो यहाँ से आप अपना होमवर्क ये देख सकते हो कि एक बार गूगल करके देख लो कि किस सेक्टर में कितना FDI अलाउड है इंडिया में, और कौन कौन से सेक्टर रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 16 फाइनेंस कमीशन। तो 16 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कंस्टिट्यूटेड 16 फाइनेंस कमीशन विथ डॉक्टर अरविंद पनगरिया, फॉर्मर VC ऑफ नीति आयोग एज इट्स चेयरमैन। तो नीति आयोग के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं, और कह लीजिए शायद ये फर्स्ट चेयरमैन थे उस समय जब नीति आयोग कंस्टिट्यूट हुई थी। और 16 फाइनेंस कमीशन जो है एक्सपेक्टेड टू सबमिट इस रिकमेंडेशन बाई October 31, 2025। तो ये 2 स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है पथ मित्रो ऐप। ये पथ मित्रो ऐप किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है, टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट MSP एंड एग्रोनॉमी टू जूट फार्मर्स, ठीक है, जूट फार्मर्स को कन्वे करने के लिए। नेक्स्ट है उन्नति बिकेम्स द फर्स्ट एंटिटी टू लिस्ट ऑन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो उन्नति ये जो है SGBS उन्नति फाउंडेशन बिकेम द फर्स्ट एंटिटी टू लिस्ट ऑन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंडियाज़ फर्स्ट UPI ATM। तो हिटाची पेमेंट सर्विसेज ने इंडिया का पहला कंट्रीज फर्स्ट एवर UPI ATM लॉन्च किया है, और कहाँ पे, ये मुंबई में लॉन्च किया है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2024, ये कौन लॉन्च करता है, ये वर्ल्ड बैंक लाती है, और ये हाफ ईयरली रिपोर्ट होती है, ध्यान दीजिएगा, ये हाफ ईयरली रिपोर्ट होती है। इसमें वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्शन जो दी है, ग्लोबल ग्रोथ प्रोजेक्शन जो दी है, वो कहा है कि टू स्लो फॉर द 3rd ईयर इन अ रो फ्रॉम 2.6 लास्ट ईयर टू 2.4 इन 2024। तो ओवरऑल स्लोनेस का इन्होंने एक्सपेक्टेशन दिखाई है अपने साइड से। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश गेट्स इंडियाज़ लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन दमोह। तो यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंट नोटिफिकेशन निकाला है, उसके हिसाब से उन्होंने अप्रूवल दिया है मर्जर ऑफ नौरादही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो नौरादही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट को मिलाया गया है, सागर, दमोह और नरसिंहपुर, और रायसेन डिस्ट्रिक्ट पे भी आता है, और रानी दुर्गावती दमोह डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये मिला के इसको टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा, और ये इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होने वाला है, जिसकी साइज़ कह लें अगर तो 2300 स्क्वायर किलोमीटर है, और इंडिया ये स्टेट का 7वां टाइगर रिजर्व होने वाला है, ठीक है। इसी के साथ से ये लेक्चर खत्म होता है। नीचे यूनियन बजट है और इकोनॉमिक सर्वे है, मैंने दोनों को PDF अलग से प्रोवाइड की हुई है। यूनियन बजट पे मैंने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट करने कोई फ़ायदा नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं करना है, जो है सो है, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको सही लगेगा। अब अदर लेक्चर्स भी लाते रहूँगा मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।